हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और वीडियो लेक्चर में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के लिए थ्योरी चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि इसमें आज हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम फिजिक्स की कवर करने वाले हैं उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट वाइज टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी यूके ट्रिपल एससी लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए, पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पर आप नए हैं, तो ज़रूर से टेलीग्राम को फॉलो करें क्योंकि इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जितने भी प्रीवियस हमने थ्योरी क्लास डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग 16 क्लास, वो भी आपको लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करना। तो स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास थ्योरी के साथ में, जो है फिजिक्स की क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु और परमाणु भौतिकी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया नोट्स रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जामिनेशन की तो आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को और वीडियो लास्ट तक देख के जाना, ज़रूर कमेंट करना देखने के बाद में। कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कैथोड रेज किसने डिस्कवर्ड करी। तो कैथोड रेज डिस्कवर्ड करी है भाई विलियम क्रूक ने। तो ये इस तरीके के मैंने पॉइंट्स बनाए कि जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके एमसीक्यूज में, लाइव सेशन जो 8 PM पर होता है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैथोड रेज को डिस्कवर किसने किया, सर विलियम क्रूक ने। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं भाई, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, सीधी रेखा में ट्रैवल करती हैं कैथोड रेज। सेकेंड इज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है एक प्रकार की चमक प्रोड्यूस करती हैं ये कैथोड रेज जो होती हैं। कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल्स। इनकी जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि ये जो रेज होती हैं, ये जो किरणें होती हैं, कैथोड किरणें जो होती हैं, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि जो एक पतली फिल्म होती है उसके आर पार निकल जाती हैं। ठीक है, मेटल की जो पतली फिल्म होती है, थिन फॉइल जिसको हम बोलते हैं, उसके आर पार ये किरणें निकल जाती हैं। और इनको हम ये डिफ्लेक्ट किसके थ्रू होती हैं, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं ना, कि ये जो रेज होती हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये जा रही हैं ये रेज, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ अगर जा रही है तो ये अब स्ट्रेट ना होकर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कैथोड रेज जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनकी जो वेग होता है, स्पीड होती है, तो वो कितनी होती है, 1/30 टू 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है भाई। जो प्रकाश की चाल होती है उसकी 1/30 से लेकर 1/10 तक होती है, कि यानी प्रकाश की चाल की 1/30 से लेकर 1/10 हो सकती है कैथोड रेज की चाल। तो ये हुई बात कैथोड रे की। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली आप डीप में न जाकर इन पॉइंट्स को अगर स्टडी करेंगे तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है सकारात्मक, पॉजिटिव या फिर कैनाल रेस किसे कहते हैं। तो ये रेस किसने डिस्कवर करी, सबसे पहले देख लो, गोल्ड स्टीन ने इन रेस को, इन किरणों को डिस्कवर किया सबसे पहले। नोट डाउन कर लेना, गोल्ड स्टीन ने कैनाल रेज के नाम से या फिर पॉजिटिव रेज जिसको हम कहते हैं वो डिस्कवर करी। तो पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नाम से पता चल रहा है कि जो धनात्मक किरणें हैं, सकारात्मक कह लो या धनात्मक जो किरणें होती हैं, उन पर कैसा चार्ज होगा, उन पर धनात्मक चार्ज पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई कैथोड रेज की तरह, जैसे हमने कैथोड रेज को देखा था, ये भी किरणें जो है, धनात्मक किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं, और ये भी किरणें जो है क्या होती हैं भाई, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बात क्लियर। दीज रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैस। इनकी एक अलग स्पेसिफिकेशन ये है कि ये आयनाइजेशन
को प्रोड्यूस कर सकते हैं आयन गैसेस में। जो गैस होती है उसमें आयनाइजेशन का मतलब आयंस में विभाजित कर देते हैं उनके अणुओं को, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयंस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स रेज। यहाँ से हमने कई सारे क्वेश्चन जो है अपने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किए हैं। अब एक्स रेज को भाई क्या है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है ये हम समझ चुके हैं अपने प्रीवियस थ्योरी चैप्टर में, ठीक है। तो एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग टू 100 एंगस्ट्रॉन्ग। बात क्लियर। नेक्स्ट, एक्स रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय रोटेंजन। कई बार पूछा गया है, अगर मैं बात करूं अलग अलग एग्जाम में, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई कि एक्स रेज को किसने डिस्कवर किया, रोटेंजन ने इसको डिस्कवर किया। एक्स रेज क्या होती हैं भाई, एक सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। इनका जो एक्सपोजर्स होता है एक्स रेज का, अगर ये आपके ह्यूमन बॉडी पर एक्स रेज डायरेक्टली डलती हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल है, इंजीरियस होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए एक्स रेज। बात क्लियर है। एक्स रेज शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो एक्स किरणें होती हैं उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब भाई एक्स रेज के क्या क्या यूजेस हैं, इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन मॉडिफाइड करके पूछा जाता है कि एक्स रेज के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्स रेज का इस्तेमाल जो है मेडिकल साइंस में किया जाता है। जितना भी चिकित्सा विज्ञान है वहाँ पर मेडिकल साइंस में एक्स रेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें जैसे आपके बोन में फ्रैक्चर हो गया तो एक्स रेज डालकर ही आपके बोन्स की स्थिति, कंडीशन का, इंटरनल जो बोन्स हमें विजिबल नहीं होती हैं तो उन फ्रैक्चर्स का पता लगाने के लिए, जितने भी डिजीज़ ऑर्गन्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए, जैसे बुलेट लगी है यानी कि गोली लगी है, पथरियाँ होती हैं हमारे लीवर में, तो उनका जितने भी पता है कैसे लगाएंगे हम, एक्स रेज। आपको जाते हैं ना एक्स रेज कराने के लिए, तो ये वही किरणें हैं। मेडिकल साइंस में इसका बहुत उपयोग होता है। बात करें अगर इंजीनियरिंग की, कि इंजीनियरिंग में एक्स रेज किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, जितने फॉल्ट्स होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं किसी भी चीज़ में, गैस पॉकेट्स मेटल्स में यानी कि लोहे के प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उनको सुधारने में, मेटल शीट को सही करने में, तो बहुत जगह इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक वर्क में। जितना भी साइंटिफिक वर्क होता है, कार्य होता है, उसमें जो है एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स, अणु हो गए, परमाणु स्ट्रक्चर्स हो गए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, इनमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गए उसको देखने के लिए भाई साइंटिफिक वर्क में सारा एक्स रेज का इस्तेमाल होता है। कस्टम डिपार्टमेंट, अब कस्टम डिपार्टमेंट क्या होता है भाई, वो डिपार्टमेंट जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, है ना, एयरपोर्ट्स पे जाते हो तो आपके बैग्स वगैरह की चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, आप ये समझ लो, तो उसमें एक्स रेज यूज़ किए जाते हैं कस्टम डिपार्टमेंट जो होते हैं, जिससे कि जो भी आपके बैग्स वगैरह में जो भी छुपा हुआ मटेरियल रखा हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, हिडन मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए भी एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो धर्मिता के बारे में हम जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्टडी करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की है। सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने। भाई ये अलग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेंगे आप लोगों के। तो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी फॉर विच दे जॉइंटली वन द नोबेल प्राइज। तो जो मैडम क्यूरी हैं और जो पेरी क्यूरी हैं, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकरेल के द्वारा। और मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी को जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। बात क्लियर हो गई यहाँ से, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। ध्यान देना, दो टर्म होती हैं, यह है फिजन, एक होती है फ्यूजन, जो आगे देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजन पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु विखंडन बोलते हैं। तो एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। जो एटम बॉम्ब बनता है हमारा वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होता है। और कौन कौन सी चीज़ इसमें, कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं एटम बॉम्ब बनाने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया में, यूरेनियम 235, PU 239, ये क्या है, फिजनेबल मटेरियल है जो एटम बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं परमाणु विखंडन प्रक्रिया में। अब न्यूक्लियर फिजन वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हेलन। हेलन ने सबसे पहले इसका प्रयोग करके देखा था, और जो स्ट्रॉसमैन है इन्होंने इसका प्रयोग किया था न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, परमाणु बॉम्ब बनाने की, यानी कि जब दो एटम आपके कंबाइन होकर एक नया एटम बनाएंगे और हीट रिलीज करेंगे, है ना, और न्यूक्लियर विखंडन हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हो गई है। सॉरी, मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, ये न्यूक्लियर फ्यूजन बता दिया, जहाँ पर दो एटम कंबाइन होंगे। विखंडन का मतलब होता है टूटना,
एक तरीके से फिजन का मतलब होता है टूटना, कि जब कोई एक परमाणु जो है टूटकर एक से अधिक दो परमाणुओं में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब ब्रेक डाउन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। तो देखो यहाँ लिखा है व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई जो होते हैं, नाभिक जो होते हैं, वो आपस में करेक्ट होंगे, कंबाइंड होंगे, उससे क्या बनाएंगे, एक नया नाभिक का निर्माण करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। संलयन हो रहा है, विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब कंबाइन होना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर 108 नहीं है, 10⁸ केल्विन है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 10⁸ केल्विन, इतना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इतना टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि दो जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं एक नया और बड़ा हैवियर न्यूक्लियस बनाने के लिए। तो 10⁸ केल्विन रिक्वायर्ड होते हैं, इतने अमाउंट के टेम्परेचर आपको ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु संलयन के प्रिंसिपल पर बना होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के संलयन पर बना होता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1952 में। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये परमाणु संलयन पर बेस्ड होता है, और इट इज़ 1000 टाइम मोर पावरफुल देन एटम बॉम्ब। अब आप समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियर फिजन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, न्यूक्लियर फिजन में आपका जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वहाँ से हम एटम बम बना सकते हैं। ठीक है, और एटम बम की पावर आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगी क्या है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम एटम बम से 1000 टाइम्स पावरफुल है। तो अब आप सोच सकते हो जिस देश के पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बम, वो कंट्री उतना ज़्यादा पावरफुल। अब आप समझ लो क्यों, क्योंकि एटम बॉम्ब की पावर आप जानते हो, और एटम बॉम्ब से भी 1000 टाइम जो है मोर पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम। सबसे पहले किसी अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1952 में न्यूक्लियर फिजन और हाइड्रोजन बॉम्ब पर काम किया था, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये हुई बात इसकी। अब देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल क्या होती है, परमाणु रिएक्टर और परमाणु ढेर क्या होता है, इसको समझते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। देखो दो तरीके की न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, अगर मैं आपको बता दूं तो न्यूक्लियर फिजन आप समझ चुके हैं क्या है, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, विखंडन जो जिसको हम बोल रहे हैं, संलयन नहीं, ये देखो फ्यूजन है, संलयन और फिजन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिजन का मतलब होता है विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है कंट्रोल्ड, यानी कि आप उसमें लिमिटेशंस लगा देंगे, और दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दो प्रकार की रिएक्शन हो जाती है न्यूक्लियर फिजन में। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंट्रोल्ड वातावरण में, आपके द्वारा कंट्रोल्ड वातावरण में ये अभिक्रियाएं न्यूक्लियर फिजन जो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है वो होती है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एस्टैब्लिश किया गया था शिकागो में। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, जो शिकागो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सुपरविजन में हुआ था प्रोफेसर एनरिको फर्मी के द्वारा। पूछा गया है इसीलिए मेंशन किया गया है, जो हाईलाइटेड है उसको बहुत अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना। शिकागो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इस्टेब्लिश हुआ था, और किसके सुपरविजन में हुआ था, प्रोफेसर एनरिको फर्मी के द्वारा। हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बर्लिनियम ऑक्साइड आर यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर क्यों, जो इस प्रक्रिया में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग, बहुत तेज स्पीड से चलने वाले न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनकी गति को धीमा किया जाता है किसके द्वारा, हैवी वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं D2O, हैवी वाटर के द्वारा। ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, बर्लिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टर्म मैं आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परमाणु रिएक्टर में न्यूक्लियर की गति को मंदक करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बर्लिनियम ऑक्साइड। तो दे आर कॉल्ड क्या, मॉडरेटर्स कहलाते हैं, या मॉडरेट्स कहलाते हैं, इन सभी को हम मॉडरेट्स बोलते हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि आप क्या इसके यूजेस हैं, किसके, न्यूक्लियर रिएक्टर के, जो परमाणु रिएक्टर है हमारा उसके क्या कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे पहले इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा को रिलीजिंग ड्यूरिंग द फिजन, जो आप एटॉमिक फिजन, देखो
परमाणु रिएक्टर में क्या हो रहा है, एटॉमिक फिजन की प्रोसेस हो रही है, विखंडन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ से जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा निकल रही है, उसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर रहे हैं। सेकेंड इज टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट थ्योरी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पता आप जाके आई सेक्शन में देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ भी चेक कर सकते हो। टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइसोटॉप्स, दिस कैन बी यूज इन मेडिकल, फिजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंसेज। यानी कि हम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करेंगे जो चिकित्सा साइंस में, भौतिकी में और कृषि विज्ञान में जो है सहायक होती है। तो इतना ज़्यादा यूज़ है न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या अलग तरीके के घटक हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं परमाणु रिएक्टर में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। परमाणु रिएक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ से जो जो घटक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजनेबल फ्यूल, सबसे पहले जो फिजनेबल फ्यूल, जो फ्यूल इसमें डाला जाता है वो कौन सा है, यूरेनियम 235, नाम याद कर लेना, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, इन पर जो है फिजन की क्रियाएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है भाई, जो स्टार्ट करते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर, मॉडरेटर आपको पता है क्या है, मॉडरेटर वो है जो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज फॉर फिजन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है क्या, हैवी वाटर। हैवी वाटर बोले तो D2O, ग्रेफाइड, ये फिर अगेन मॉडरेटर के रूप में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, कैडमियम की, बोरॉन की। तो ये इस्तेमाल की जाती हैं एब्जॉर्व करने के लिए, जो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करने के लिए कंट्रोल रोड का हम इस्तेमाल करते हैं। नियंत्रक छड़ें जो होती हैं, ठीक है, कैडमियम की भी हो सकती हैं और बोरॉन की भी हो सकती हैं। जो न्यूक्लियर फिजन में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी गति को, उनको एब्जॉर्व करने के लिए नियंत्रित छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कैडमियम की बनी होती हैं, बोरॉन्स की बनी होती हैं, यूरेनियम मॉलिक्यूल, सो डैट द चेन रिएक्शन। बात क्लियर हो गई आई थिंक, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। इवनिंग में हम लोग लाइव सेशन पे 8 PM पर लाइव सेशन में हम MCQs को डिस्कस करते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जो है केवल सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, एंड दैट्स ऑल। और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।